हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे ऑफ लर्न इंग्लिश। मेरा नाम चंदन कुमार है और आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ईज एम आर। काफ़ी लोगों को लगता है कि ईज एम आर बहुत ही बेसिक सा एक टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश ग्रामर में, बट ऐसा नहीं है। हम अगर बात करें हमारे डेली स्पोकन की, जो हम लोग अपने डे रूटीन में यूज़ करते हैं, तो हम पाएंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इज एम आर में ही बनता है। और इज एम आर को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इज एम आर का इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम सीखेंगे कि ईज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है और किस बेसिस पे हम ईज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे इस तरह के इम्पोर्टेंट चैप्टर का वीडियो मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए और आप लोगों को सीखने के लिए भी। और साथ के साथ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर ईज एम आर। सबसे पहले आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज ईज एम आर के बारे में होगा। अगर नहीं होगा फिर भी कोई बात नहीं है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईज एम आर का कहाँ प्रयोग होता है। तो जैसे कि हर एक ट्रांसलेशन में एक आइडेंटिटी आता है, हर एक आदमी का, हर एक चीज़ का एक आइडेंटिटी होता है। बिना आइडेंटिटी के हम लोग किसी को पहचान नहीं पाएंगे कि इसको किस तरह से हम प्रयोग में लाएंगे। तो आइडेंटिटी है इसका पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में किसी भी, मतलब हिंदी वाक्य जिसके अंत में संज्ञा तथा विशेषण, एडजेक्टिव कहते हैं जिसको, के बाद है, हो, हूँ, ये तीन चीज आए। किसके बाद? संज्ञा तथा विशेषण के बाद है, हो, हूँ, तथा कभी कभी संज्ञा तथा विशेषण के बाद नहीं। आपको ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे जिसमें संज्ञा तथा विशेषण के बाद नहीं हो और उसके बाद है, हो, हूँ इत्यादि आए। तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी अनुवाद करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। और एक उसके साथ साथ एक और इसका आइडेंटिफिकेशन है, तथा इज एम आर का प्रयोग वर्तमान समय में किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज की वर्तमान दशा, स्थिति या मनोदशा, मनोभाव बताने के लिए किया जाता है। अब मनोदशा, मनोभाव क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वर्तमान दशा, स्थिति या मनोदशा, मनोभाव क्या है। मान लीजिए वह गरीब है तो वह उसकी स्थिति या दशा हो गई। वह उदास है तो उसका मनोदशा या मनोभाव हो गया है। या वह पागल है तो उसकी स्थिति हो गया है। वह खुश है तो इसकी मनोदशा या मनोभाव हो गया। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम समझते हैं। जैसे वह बदमाश है, तो बदमाश क्या है यहाँ पर? बदमाश जो है ये सब्जेक्ट ही की विशेषता बता रहा है। तो जो भी चीज किसी चीज की विशेषता बताए तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं।
इट मीन्स विशेषण। तो यहाँ पर लिखा है, आप देखिए, बदमाश। बदमाश यहाँ एक विशेषण है जिसके बाद है आया है। मतलब यहाँ पे जो बदमाश है, ये आप देखेंगे तो बदमाश एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद है आया है। जैसे कि ऊपर यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में संज्ञा तथा विशेषण के बाद है, हो, हूँ तथा कभी कभी संज्ञा तथा विशेषण के बाद नहीं, उसके बाद है, हो, हूँ इत्यादि है। तो सेम यही चीज यहाँ पे है। जो यहाँ पे येलो कलर का है वह बदमाश है और उसके बाद यहाँ पर क्या है। तो ये इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, वो यहाँ पर इज का प्रयोग करके बनेगा। जैसे ही इज नॉटी, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तीन में से इज, एम और आर में से। तो ये सेकंड है, जैसे तुम एक किसान हो, तो किसान यहाँ पर एक क्या है, नाउन है। किसान क्या है, नाउन है। और नाउन के बाद क्या है, हो आया है। जैसे तुम एक किसान हो, तो यू आर ए पेशेंट। मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर शिक्षक क्या है, एक नाउन है और नाउन के तुरंत बाद क्या आया है, हमारा हूँ आया है। जैसे कि वहां पे लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन। हम लोग बेईमान आदमी नहीं है, तो यहाँ पे बेईमान आदमी नहीं है, आदमी क्या है, नाउन है और नाउन के तुरंत बाद नहीं आया है, उसके बाद है आया है। तो ये आपका सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका हो गया। अगर इस तरह का सेंटेंस है जिस हिंदी वाक्य के अंत में संज्ञा तथा विशेषण हो और उसके तुरंत बाद है, हो आए, तो वहां पर हम इज, एम, आर करके उस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पे इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले हम पाएंगे यहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान दशा तथा स्थिति, मनोदशा बताने के लिए किया जाता है, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है। जैसे राम एक ईमानदार आदमी है, तो राम कैसा आदमी है, तो ईमानदार है। तो ये इसका क्या है, इसका स्वभाव है या उसका स्थिति है, से आपको पता लग रहा है। उसका दोस्त एक गरीब किसान है, तो हिज फ्रेंड इज पुअर पीजेंट। तो ये उसका कंडीशन बता रहे हैं कि वो कैसा है, तो वो गरीब है। नोट, ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड चीजें हैं, इस पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसको आपको देखकर समझना पड़ेगा। और अगर एक बार आपको ये सब चीजें समझ में आ गया, बहुत इजी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, तो आपको इज, एम, आर का प्रयोग सही तरीके से आ जाएगा। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय जब अंग्रेजी में वाक्य पूरा लिखना हो जाता है, मतलब पूरा पूरा लिख लेते हैं, तो अंग्रेजी वाक्य के अंत में एक बिंदु दिया जाता है जिसको डॉट कहा जाता है। अंग्रेजी वाक्य के अंत में ये डॉट लगाना अति आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि इसको फुल स्टॉप भी कहा जाता है। तो फुल स्टॉप देना जरूरी है। जैसे हम लोग हिंदी वाक्य लिखते हैं तो उसको वहां पर समाप्ति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, जैसे यहाँ पे है के सामने लगा हुआ। तो इसी तरह इंग्लिश में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और फुल स्टॉप का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जा सकता है। तथा जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो रहे, जिससे पता चले किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के बारे में बात हो रही है, वैसे हिंदी वाक्य का जब अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। को बार बार यही बताया जा रहा है कि ताकि आपके माइंड में यह चीज बैठ जाए कि इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पर एक चीज आया है, क्रिया के बारे में बात हो रही है, तो कभी कभार कुछ ऐसी चीज भी आते हैं जैसे हंसना। हंसना एक क्रिया है, बट उसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार उसको हम सिंगुलर ना सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पे आपका लिखा गया है। जैसे ऐसे वाक्यों में क्रिया को एक संज्ञा की भांति प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं प्रयोग उसका।
गाना एक कला है, तो गाना यहाँ पर एक वर्ब यानी क्रिया माना जा सकता है, बट इसका प्रयोग यहाँ पर नाउन की तरह हुआ है। जैसे गाना एक कला है, तो टू सिंग इज एन आर्ट, या आपका बनेगा सिंगिंग इज एन आर्ट। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आए, किसी शब्द के अंत में ना ने नी आए और उसको हम एक सिंगा की तरह प्रयोग करें, तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे हंसना लाभदायक है, हंसना क्या है, एक वर्ब की तरह यूज करते हैं हम लोग, जिसका होता है लाभ, बट यहाँ पर हंसना लाभदायक है, हंसना को मतलब सिंगा की तरह यूज किया गया है, तो इसका होगा टू लाफ इज यूजफुल, या आपका लैंग्वेज सॉरी लाफिंग इज यूजफुल, ये आपका बनेगा। अब यहाँ पे एक नोट है, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ सिंगिंग और लाफिंग का प्रयोग हुआ है, इसको अंग्रेजी में जीरेंड कहते हैं। तो जीरेंड किसको कहते हैं, जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा हो, मतलब वर्ब के चौथे फॉर्म को हम जीरेंड कहते हैं। जब किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो तो उसको जीरेंड कहा जाता है, तथा जीरेंड को हम एक सिंगुलर नाउन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। खेलना एक अच्छा व्यायाम है, तो प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज। तो हम यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा के भी कर सकते हैं, या टू प्ले भी लिख सकते हैं। अब आइए टू प्ले को क्या कहते हैं, टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन को हम अंग्रेजी में इन्फिनेटिव कहा जाता है, तथा इसका प्रयोग भी सिंगुलर नाउन की तरह किया जाता है। तो जब हमारे पास इस तरह का सेंटेंस आएगा, जैसे खेलना सेहत के लिए जरूरी है, प्लेइंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, या टू प्ले इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस जब इस तरह का आएगा, सोना मनुष्य के लिए जरूरी है, बात करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इस तरह के सेंटेंस जब आएगा तो वहां पर हम लोग वर्ब फोर या वर्ब वन प्लस आईएनजी या टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब इज एम आर का प्रयोग कर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी की प्रशंसा, बुराई, अच्छाई, दशा तथा स्थिति को बयान करने के लिए कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के पास आ गया है, ये एक बार आप लोग थॉरोली इसको पढ़ लेना। वो एक बदमाश लड़का है, ही इज ए नॉटी बॉय, तुम एक महान लेखक हो, यू आर ए ग्रेट राइटर। रोहन कमजोर है किंतु डरपोक नहीं है, रोहन इज वीक बट नॉट टिमिड। तो इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आ सकता है। अब है नोट में ये देखते हैं, ईज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है, एम का होता है हूँ, आर का होता है या हो। तो ईज एम आर का प्रयोग, तो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि ईज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो ईज का प्रयोग सामान्यतः ही, शी, इट, दिस, दैट तथा सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नाउन होते हैं कि जिस किसी चीज से या जिस किसी वस्तु से हमें सिर्फ एक चीज या एक वस्तु के होने का बोध होता है, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन कहा जाता है। इट मीन्स उससे सिर्फ एक ही चीज के बारे में हमें पता चलेगा, या किसी एक चीज के होने के बारे में पता चलेगा। उससे ज्यादा होगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल में चला जाता है, और एक होगा तो उसको सिंगुलर में काउंट करते हैं। जैसे सीता एक सुंदर लड़की है, तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यह एक गहरी नदी है, तो दिस इज नॉट ए सॉरी यह एक गहरी नदी नहीं है, दिस इज नॉट ए डीप रिवर। अब आते हैं आर का प्रयोग। आर का प्रयोग सामान्यतः यू, वी, दे, दीज, दोस तथा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नंबर के साथ जो एक से ज्यादा हो उसे प्लूरल नाउन कहा जाता है, के साथ किया जाता है। इट मीन जब हमें किसी चीज के बारे में यह पता चले कि वह चीज एक से ज्यादा है, तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आर का प्रयोग, एग्जाम्पल देखते हैं। सीता और गीता अच्छी दोस्त है, यहाँ पर सीता एंड गीता दो लड़की है, तो वहां पर सीता एक लड़की, तो उसके साथ ईज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दो है तो इसके साथ
आर का प्रयोग करेंगे। सीता एंड गीता गुड फ्रेंड्स, ये सब किताबें प्राचीन नहीं है। तो यहाँ पे दीज जो है, दीज को क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में होता है संकेत करना। तो यहाँ पर ये सब किताबें, मतलब जो है इसको इंडिकेशन मिल रहा है कि दिस बुक्स आर नॉट एंशियंट, मतलब ये सब किताबें प्राचीन नहीं है। तो दीज और दोस के साथ जब कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जब ये सब के साथ कोई नाउन अटैच हो, मतलब इसके साथ कोई नाउन आए, तो इसको हम पूरे को सब्जेक्ट मानते हैं। ये नहीं कि दीज आर बुक्स, ऐसे नहीं होगा, ये पूरा ही सब्जेक्ट होगा। दीज और दोस के साथ जब कोई नाउन और प्रोनाउन आएगा तो पूरा को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं। आइए एक सेंटेंस आपको और बना के दिखा दें। वे सब खिलाड़ी बहुत मेहनती, तो वे सब खिलाड़ी बहुत मेहनती है। तो वे सबके साथ आया है खिलाड़ी। खिलाड़ी यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो होगा दोस प्लेयर्स आर, सॉरी यहाँ पे पी स्मॉल होगा आपका, पी प्लेयर्स, दोस प्लेयर्स आर वेरी laborious, laborious। तो ये आपका होगा दोस प्लेयर्स आर वेरी लेबोरियस। तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट क्या है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, दोस प्लेयर्स। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को। ये अब आगे देखते हैं। आगे है एम का प्रयोग। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाता है। आई के अलावा एम का प्रयोग किसी के साथ नहीं होता। मैं एक महान खिलाड़ी हूँ, तो आई एम ए ग्रेट टीचर, मैं उसका अच्छा दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट हिज गुड फ्रेंड। जब भी आई आएगा उसके साथ एम का प्रयोग होगा। अब ये आपका जनरल रूल हो गया है। जनरल रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ यही यूज होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या है, ये आपका हो गया जनरल रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे दो रूल्स और हैं जिसको मैंने डिवाइड करके लिखा है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा रूल यूज करना है और प्लूरल के साथ कौन सा यूज करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो प्लस इज प्लस नॉट है, नहीं है तो नहीं, उसके लिए नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। मतलब ये आपका हो गया है सिर्फ ईज के प्रयोग वाला रूल, मतलब ईज आप किसके साथ यूज कर सकते हैं। और आपका सेकंड हो गया है ये वाला, ये आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। इट मीन्स यू, वी, दे, दिस, दोस, यानी प्लूरल नाउन प्लस आर प्लस, अगर नहीं है तो नॉट, अगर बाकी नहीं है सेंटेंस तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ये आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, यू, वी, दे, दिस, दोस, या एक से ज्यादा का अगर बोध है तो उसके साथ हम ये आर का प्रयोग करते हैं। वी आर नॉट लेबोरियस मैन, तो हम लोग एक से ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। राम और श्याम इस वर्ग का अच्छा छात्र नहीं है, तो राम एंड श्याम आर नॉट गुड स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो इस तरह आपको सेंटेंस यूज बनाना पड़ेगा। हैविंग यूज दिस रूल्स यू हैव टू मेक ट्रांसलेशन अकॉर्डिंगली। ये सब किताबें हमारे लिए लाभदायक नहीं है। दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल फॉर अस, वे लोग समाज के लिए ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट फॉर द सोसाइटी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो ऑनेस्टी इज ए गुड क्वालिटी।
तो ये आपको समझ में आ गया है कि इज एम आर कैसे यूज़ होगा। आपके सामने मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज़ करना है। और इसके नीचे आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड्स विच आर मेंशन्ड बेलो प्लीज थिंक एंड मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दिया जा रहा है कि इस सब वर्ड्स को यूज करके आप अपने से कुछ सोच कर, जो एग्जाम्पल्स ऊपर दिखाया गया है, आप खुद से कुछ ट्रांसलेशन बना सकते हैं। हिंदी में सोचकर इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका इज एम आर का चैप्टर आज मैंने आपको बता दिया कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। कल हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और उसके साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।